हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10th का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सिंपली एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ के ऊपर बात नहीं करना है, बस दो तीन चीज़ है। पहला चीज़ क्या है, एपी का जनरल टर्म, ठीक है। दूसरी जो बात करनी है जनरल टर्म तो हो गया सम ऑफ एपी, ठीक। इससे पहले थोड़ा सा एपी का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। यही तीन चार चीज़ें हैं जो हमें एपी में ध्यान रखना है, ठीक है। तो एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। क्या एपी है? यदि कोई सीक्वेंस दे रखा है हमें, जैसे कि A1, A2, A3, ठीक है, A4, A5, इस तरीके से कुछ दे रखा है AN तक, ठीक है। ये क्या एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम एपी तब बोलेंगे, ठीक है, जब कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो ये, ठीक है। इसको हम एपी ऐसे नहीं बोल देंगे, ये एक सीक्वेंस है। ये जो है एक क्या है, सीक्वेंस है ये चीज़। लेकिन इसको एपी बोलने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई करने होंगे। तो क्या टर्म एंड कंडीशन, सिंपली बोला जाता है इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। पहला चीज़ कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो डी कांस्टेंट होना चाहिए हर किसी के बीच का। जैसे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू मान लेते हैं डी है, तो सेम किसी भी दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी डी होना चाहिए। उसी तरीके से A5 माइनस A4 भी डी होना चाहिए। उसी तरीके से यदि an माइनस 1 यानी nth के जस्ट पहले वाला टर्म an-1 होगा, ये भी डी होना चाहिए, पहला चीज़। तो हम बोल देंगे, और यहाँ डी हम क्या, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तब हम बोल सकते हैं इस केस में कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है हमें, ये सीक्वेंस एपी है। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस एपी है। इस केस में हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया जनरल एक तरीके का इंट्रोडक्शन की क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें हर किसी टर्म के बीच का डिफरेंस, दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आता है भाई जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ठीक है। अब तो बात ये आती है कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी। अच्छा, एपी के जनरल टर्म कहने का मतलब ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ पांचवा टर्म कौन सा होगा, तो A5 होगा, ठीक है। तीसरा टर्म कौन होगा, तो A3 होगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो an उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी nth टर्म फाइंड करना है, पांचवा चौथा कुछ भी। और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा काम का चीज़ है, ठीक है। ये तो जनरल टर्म हो गया, ठीक है। यानी nth टर्म फाइंड करना है। जब यहाँ पे हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं है, जो टर्म फाइंड करना है, n क्या है, nth टर्म, ठीक है। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आता है क्या चीज़, सम। इसके बाद क्या आता है, सम का कॉन्सेप्ट। तो सम ऑफ एपी, तो सम ऑफ एपी क्या होता है, तो सबको पता होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, सम ऑफ एपी, यानी nth टर्म का सम का फॉर्मूला यही होता है। इसका एक और फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, इंटू a प्लस एल। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस तरीके का वैल्यू गिवन रहेगा उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए तो समझ में आ रहा है कि ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एन और डी तो कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। एन तो हो गया उस नंबर ऑफ टर्म जहाँ तक फाइंड करना चाहिए, या एल है तो एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म। समझ में आ गया। जैसे कि ए वन, ठीक है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव दे रखा है, हमसे बोलेगा कि इसका तुम सम फाइंड करके बताओ। तो इसका सम फाइंड करने के लिए या तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे जब सेकेंड वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे एन बाई टू। तो एन यहाँ कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है ना, 1 2 3 4 5। 5/2 इंटू ए क्या है, ए वन प्लस एल क्या है, एल यानी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मीन्स ए5, तो ये हमारा एस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले को इस तरीके से, और बाकी यहाँ डी निकालना रहेगा। यदि इस तरीके से दिया रहेगा तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी दो कंटिन्यूअस टर्म को उठाओ उसके बाद माइनस कर लो, वो हमें डी दे देगा। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। और बाकी एपी का प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे हमें A1 A2 ऑलरेडी, A1 A2 A3 A4 और A5 ये हमें ऑलरेडी दे रखा है कि एक एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर से पूरे एपी में मल्टीप्लाई कर देंगे, या पूरे कांस्टेंट नंबर से इस एपी में डिवाइड कर दें या ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इस एपी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी फिर भी ये एपी में, ऐसा नहीं है कि हम के इंटू ए वन, ठीक है, इंटू के इंटू ए टू, के इंटू ए थ्री, हर टर्म को क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। याद रखना सेम कांस्टेंट टर्म से, के इंटू ए फाइव, ये फिर भी एपी रहेगा। ऐसा नहीं कि ये एपी से इस बार चेंज हो जाएगा, फिर भी ये एपी रहेगा, ठीक है। चाहे हम इसमें ऐड कर दें के प्लस ए वन, के प्लस ए टू, ठीक है, फिर भी ये एपी रहेगा। चाहे इसमें हम डिवाइड कर दें के बाई ए वन बाई के, ए टू बाई के, ये फिर भी एपी ही रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इसका टर्म था। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है nth टर्म फ्रॉम इंड। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से यदि nth टर्म फाइंड करना रहता था तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे, a प्लस, जब nth टर्म चाहिए था तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कहाँ से था, जब स्टार्टिंग से देख रहे थे एपी के nth टर्म। लेकिन अब हमसे बोल दिया कि लास्ट से चौथा टर्म, या लास्ट से पांचवा टर्म, या लास्ट से छठा टर्म बताओ। तो उस केस में अज्यूम कर लो कि कोई एक एपी है हमारे पास, इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, और उसमें टोटल एम टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो हमें तुम बताओ कि nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द इंड। तो nth टर्म फ्रॉम द इंड हो जाता है m माइनस n प्लस वन। एथ टर्म फ्रॉम द, कहाँ से, बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो यानी कि nth टर्म फ्रॉम द इंड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, m है। जैसे कि कोई एक एपी है हमारे पास
A1 A2 A3, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, m, यानी mth टर्म है। इसमें हमसे बोला है कि तुम nth टर्म फ्रॉम द इंड से, पीछे से nth टर्म बताओ कौन सा होगा। तो हमें तो nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी है। लेकिन ये फार्मूला कब है, ये nth जो टर्म है कब यूज होगा, जब n हमारा स्टार्टिंग से हो। यहाँ n किसके लिए यूज है, स्टार्टिंग से। आगे से हम देखते हैं nth टर्म इधर से, तो ये वाला टर्म हमें फाइंड करना है n वाला, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन ये पीछे से nth है, तो आगे से कौन सा टर्म होगा, ये टोटल कितना है, m है। इस m में से इस n को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ तक मिल जाएगा, और इसमें +1 कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें आगे से फाइनली मिल जाएगा कि स्टार्टिंग से हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से ये कौन से टर्म पे है। तो स्टार्टिंग से कौन से टर्म पे है, इस टर्म पे है। ठीक है, इस केस में तो n स्टार्टिंग से है। तो अब हमसे बोल दे कि भाई nth टर्म बताओ, तो a तो a ही रहेगा फर्स्ट टर्म। nth टर्म अब क्या हो जाएगा, m माइनस n प्लस वन, और ये -1 है n की जगह पे, इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो a प्लस क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू डी, nth टर्म। तो इसको रटना नहीं है, याद कौन सा रखना है, ये। यदि पीछे से nth टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब कि फ्रंट से वो कौन सा टर्म होगा, m माइनस n प्लस वन। इसका मतलब कि फ्रंट से वो कौन सा टर्म होगा, m माइनस n प्लस वन। ठीक है, तो अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, कौन सा एपी नहीं है। तो एपी के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन हम क्या बताते हैं कि हर दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम ए वाले को एनालाइज करते हैं। तो किसी दो को उठाते हैं, जैसे 3 तो दे रखा है कुछ इस तरीके से, -1.2, 0.8, 2.8। तो एक बार इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों तो कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 0.8 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 0, ये 2.0 हो गया इसका डिफरेंस। अच्छा, ये माइनस करने का तरीका भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्यों, जैसे मान के चलो कि A1, A2, A3, A4, A5 है, ये AP है। ठीक है, तो हम यदि कॉमन डिफरेंस हम A1 माइनस A2 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ही इक्वल होगा A2 माइनस A3 के, ये भी इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A4 के। ऐसा नहीं है कि हम D इक्वल टू एक ले लिए A1 माइनस A2, तो दूसरा में क्या करेंगे ना कि क्या दिख रहा है कि छोटे वाले में पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म माइनस कर रहे हैं, छोटे वाले टर्म माइनस दूसरे वाले टर्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में चेक करने के लिए A3 माइनस A4, सॉरी A3 माइनस A2, ये तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि पहले तो हम लिख दिए बड़ा वाला टर्म, सॉरी पहले लिख दिए तीसरा टर्म, उसके बाद दूसरा टर्म छोटा वाला टर्म। तो उस तरीके से नहीं करना है, पहले छोटा वाला लिख रहे हैं तो छोटा वाला ही लिखेंगे पूरे में। हाँ, इसको अलग से मान सकते हैं जो बड़ा वाला है, जैसे कि अब A4 माइनस A3, ये सब इक्वल होगा आपस में। तो यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा, तो D1 D2 हो जाएगा। तो इसलिए D मानेंगे, तो जिस सीक्वेंस में हम सब्सट्रैक्ट किए हैं, D माने हैं, उसी सीक्वेंस में उस D को पूरे मानना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना यहाँ पे कि यहाँ पे हम 0.8 में से इसमें से माइनस की, तो यहाँ पे भी आगे वाले में से पीछे वाले का माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी 2.8 माइनस ऑफ 0.8, तो 8 में 0, 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो जरूरी जाहिर सी बात है कि MCQ है, तो ये तो सही हो गया। MCQ है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट एन AP, नॉट एन AP, तो ये तो AP है, A वाला। B वाला चेक करो,
बी वाला है 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, काफ़ी है 3 टर्म, ठीक है। लेकिन चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, चारों टर्म लेते हैं। ये देखना बी ऑप्शन, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। किसी दो के बीच का डिफरेंस लेना है, इसके इसके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं और एक इसके इसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये रूट 2 है, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस ऑफ 3, डी निकाल रहे हैं, प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो इसके बीच का यदि कॉमन डिफरेंस डी है तो इसके बीच का भी डी आना चाहिए, ए पी होगा तो ये, तो इसके बीच का भी यदि डिफरेंस निकालेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 रूट 2। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो डी इक्वल टू क्या आया, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये सॉल्व हो गया, देखो 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2, ठीक है, डेट इज माइनस ऑफ रूट 2, यानी कि डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ रूट 2। इस डी को सॉल्व करो तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ से एक 3 ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे भी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 2। तो यानी कि ये भी एपी है, ठीक। ऑप्शन सी पर आओ, तो यहाँ पे 4/3, 7/3, 9/3, 12/3। अच्छा, अभी हम एपी का प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि किसी एपी को यदि हम किसी एपी को हम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दें, किसी एपी को हम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दें तो भी एपी सेम रहता है, और किसी एपी को हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एक कांस्टेंट नंबर से पूरे एपी को, तभी एपी सेम रहता है। तो इस पूरे एपी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, 7, 9, 12, तब भी तो एपी रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, और किससे, 3 से, ऑप्शन सी में। अब किसी दो के बीच का डिफरेंस देख लो, तो यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, ठीक है ना, यहाँ फिर कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे क्या दिख गया, हमें कुछ गड़बड़ दिख गया, कुछ गड़बड़ दिख गया। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एपी नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, तो जो एपी नहीं है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि एपी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए ना किसी दो के बीच में। तो यहाँ 4 और 7 का डिफरेंस, यानी फर्स्ट सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, और सेकंड थर्ड का फिर सेकंड 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, फिर थर्ड का 9 और 12 के बीच का आ रहा है क्या चीज़, 3। तो ये एपी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस आर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब कि ये तीनों टर्म एपी में है, ये तीनों टर्म एपी में है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तीनों टर्म एपी में है तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस यदि सेम है तो ये भी डी होगा। तो यानी कि डी इक्वल टू बोल सकते हैं 2x माइनस एक्स प्लस 10 यहाँ से, और यहाँ भी तो डी इक्वल टू आएगा x प्लस 10 माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से भी डी आना चाहिए, दोनों तो सेम है। यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स माइनस 10, यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 3x माइनस 2, यहाँ से डी इक्वल टू 2x माइनस x माइनस 10 हो गया, ठीक है जी। यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो माइनस 3x हो गया, तो ये माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ से d का वैल्यू हमें क्या मिला, x माइनस 10, तो इस d के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं,
तो x माइनस 10 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 8। x को इस साइड कर लेते हैं, तो x प्लस 2x इक्वल टू 10 प्लस 8, तो ये 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/3। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 3 6 18 6, यानी कि x का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 6 होगा, तब जाके ये AP में तो है, तब जाके AP में ये हो जाएगा। a की वैल्यू क्या, सॉरी x की वैल्यू 6 होगी, जिसके कारण से ये जो दे रखा है वो AP में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली आर दिस, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो y सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है ये भी। तो 3 टर्म दे रखा है, 3y माइनस y, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1। ये तीनों टर्म क्या चीज़ में है, AP में है। तो बोल रहा है y किसके इक्वल होगा, तो यदि AP में है तो किसी दो के बीच का जो ये तीनों टर्म, देखो दिख रहा है ना, तीनों टर्म अलग अलग है और तीनों मिलकर AP फॉर्म कर रहा है। ये तीनों टर्म है, तो किसी दो के बीच का कॉन्सेक्यूटिव जो डिफरेंस है वो D होगा ना, क्योंकि ये बोल रखा है ऑलरेडी AP में है, AP में है तो दोनों के बीच का डिफरेंस, दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस D होगा। ऐसा नहीं कि इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस D होगा, नहीं, दो कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, पहला है तो तीसरा हो गया, पहला दूसरा ये कॉन्सेक्यूटिव होगा, दूसरा तीसरा कॉन्सेक्यूटिव होगा। ठीक, तो D इक्वल टू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 3y माइनस 1, ठीक है, माइनस 3y प्लस 5, और इस D को हम क्या बोल सकते हैं, इस D के लिए बोल सकते हैं कि 3y प्लस 5 माइनस 5y प्लस 1। तो यहाँ से D इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3y माइनस 1 माइनस 3y माइनस 5। यहाँ से देखो 3y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो D इक्वल टू हमें मिल गया -1 माइनस 5, डेट इज D इक्वल टू -6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से D इक्वल टू सॉल्व करो तो 3y प्लस 5 माइनस 5y माइनस 1, यहाँ से D इक्वल टू बोल सकते हैं 3y माइनस 5y प्लस 5 माइनस 1 4, यहाँ से D इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ऑफ 2y प्लस 4, और D का वैल्यू यहाँ से 6 यहाँ पुट कर दो, तो इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4, 2y को इस साइड कर दो, यहाँ से 4 माइनस 6 है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2 डेट इज -1। यहाँ से y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -1 आया है। ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, ठीक है, और यहाँ 5y प्लस 1 है, ठीक है, 3y माइनस 1 माइनस ऑफ 3y प्लस 5, 3y माइनस y माइनस ऑफ 3y माइनस 5, 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, तो -6 D इक्वल टू सही है। यहाँ D इक्वल टू की है, अच्छा नहीं सही है, इसमें से माइनस किए हैं, सीक्वेंस तो सही है, 3y प्लस 5 माइनस 5y प्लस 1, 3y प्लस 5 माइनस 5y माइनस 1, D इक्वल टू 3y प्लस माइनस 5y 5 माइनस 1 प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा D इक्वल टू, अच्छा यहाँ गड़बड़ की है, ये D इक्वल टू +6 नहीं ना है, -6 है, ये -6 है D इक्वल टू, तो इस साइड 2y आएगा तो ये 6 प्लस 4 होगा, तो यहाँ से 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 5, तो ऑप्शन सी। यहाँ गलती हो गया था, +6 ले लिया था जबकि -6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, सेम क्वेश्चन है, इसको करना अपने से, ठीक है।
इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इतना इतना इज, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है कि ए पी में है, किसी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को उठाओ, उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म लेते हैं, वन माइनस, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, दोनों का डिफरेंस ले लिए, यही हमें क्या दे देगा, कॉमन डिफरेंस। यही हमें क्या देगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस एलसीएम लो पी, यहाँ वन माइनस पी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को तो हम लोग डी भी बोलते हैं, तो एक डी इक्वल टू बोल दिए। फिर यहाँ सॉल्व करो तो पी वन, ब्रैकेट ओपन करो, -1 प्लस पी, ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, p बाई पी डेट इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये भी एच डब्ल्यू, सेम क्वेश्चन है, किसी दो कॉन्सेक्यूटिव, इसी को माइनस कर दो, जो तुम्हें लगे, कोई दो टर्म उठाओ माइनस कर दो, वहां से तुम्हें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये भी सेम क्वेश्चन है, किसी भी दो, या तो इसको या पहले दूसरे या दूसरे तीसरे को उठाओ, डिफरेंस कर लो उसका। राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी दिस। चलो, ये भी तो ऐसे सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दे रखा है किसमें, रूट वगैरह में, तो उसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है, √3 दिया है फर्स्ट टर्म, 12, √27, √48, ठीक है, और आगे भी है फर्दर। तो उससे हमें क्या मतलब, हमें तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है मतलब है एपी का, यानी कोई दो टर्म उठाएंगे, उसके बीच का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कैसे लेंगे भाई, तो √3 माइनस ऑफ √12, यही तो हमें कॉमन डिफरेंस देगा और वही हमें चाहिए। तो यहाँ से हम √3 लिख देंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को यदि तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 4 3 या 12, तो 4 3 या 12 होता है, तो 4 इंटू 3 लिख देंगे इसको, 12 को, और 3 को भी फर्दर हम 4 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, 4 इंटू √3 और यहाँ से हम √3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 माइनस 4√3 मिलेगा हमें, यही तो डी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम चाहो तो तुम √3 का वैल्यू 1.732 पुट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निगेटिव आएगा, दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर डी का यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दिस k+9 2k-1 एंड दिस आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। सेम क्वेश्चन है अभी जो हम करके आए पीछे, बोल रहा है कि k+9 2k-1 2k+7, ये यदि एपी में है तो k का वैल्यू क्या होगा, ये क्या चीज़ में है, एपी में है, तो k का वैल्यू क्या होगा। यदि एपी में है तो भाई ये सारे अलग अलग 3 टर्म दे रखा है, हमें 3 टर्म दे रखा है, तो इनके बीच का डिफरेंस तो क्या होता है, सेम होता है, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस। इसके बीच का डिफरेंस यदि डी है तो इसके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। तो फर्स्ट वाले डी के लिए लिख सकते हैं k+9, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यही ना होता है, डिफरेंस कर दो। और दूसरे वाले डी के लिए भी लिख सकते हैं 2k-1 माइनस में 2k+7, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से d इक्वल टू बोल सकते हैं k+9 माइनस 2k+1, यहाँ से d इक्वल टू बोल दें माइनस ऑफ k माइनस 2k, माइनस क्या हो जाएगा +10। तो यहाँ से d इक्वल टू 10 माइनस k, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आया तो इस वाले डी पर, इसको ओपन करो तो ये माइनस ऑफ 2k-7 होगा। यहाँ 2k और -2k + 2k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या मिला हमें, -8, -1 + -7 -8 होता है। इसको इसमें पुट कर दो,
तो यहाँ से d इक्वल टू 10 माइनस k फाइंड करना है ना हमें, तो d की जगह पे इसको पुट कर दो तो d -8 है, तो -8 इक्वल टू 10 माइनस k को इस साइड लाओ और 8 को इस साइड भेज दो, k इक्वल टू क्या मिल गया हमें 18। यदि k का वैल्यू 18 होगा तब जाके ये जो टर्म दिया है तीनों AP होंगे, वरना k का वैल्यू 18 के अलावा कुछ और भी रख देंगे तो ये हमें AP नहीं देगा, ये हमें तीनों टर्म मिलकर कभी AP बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये AP तभी होगा जब k की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस विल बी AP। ये होमवर्क करना सेम क्वेश्चन है, किन्हीं दोनों फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू d होगा और सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म भी d होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, 10 नंबर हम बता देते हैं कुछ दूसरा तरीका, एक लाइन में हम फाइंड कर लेंगे आंसर। ठीक है ना, ये हम बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। हमें दे रखा है क्या चीज, 2k + 1 एक टर्म है, 3k + 3 एक टर्म है और 5k - 1 एक टर्म है, ये सब AP में है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि k का क्या वैल्यू है कि सब AP में है, तो हम इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं कि ये तीनों टर्म AP में है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसको फाइंड करने का तरीका सेम है जैसे अभी हम कर रहे थे, सोच रहे थे। ये 3 टर्म हमारे पास है, AP के 3 टर्म दे रखा है, तो AP के टर्म के बीच का रिलेशन पता है हमें कि किन्हीं दो के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके बीच का कांस्टेंट डिफरेंस d है, तो सेकेंड थर्ड के टर्म के बीच का भी डिफरेंस d होगा। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट वाले d के लिए हम बोल सकते हैं 2k + 1 माइनस 3k + 3, तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो 2k + 1 माइनस 3k - 3, तो d इक्वल टू क्या लिख देंगे 2k - k है, तो 2k - 3k है तो माइनस ऑफ k और +1 - 3 दैट इज -2, तो यहाँ से हमें d इक्वल टू कुछ ये मिला। ठीक है जी, अच्छा जो दूसरा d है उसको भी देख लो, तो इसको d इक्वल टू क्या लिख देंगे 3k + 3 माइनस 5k - 1, तो यहाँ से d इक्वल टू 3k + 3 माइनस ऑफ 5k ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +1, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या लिख देंगे 3k - 5k माइनस ऑफ 2k और 3 + 1 दैट इज 4, d के दो इक्वेशन मिला। अच्छा यहाँ भी d इक्वल टू ये है और यहाँ भी d इक्वल टू कुछ टर्म आया है, तो दोनों तो d ही आया है, इसका मतलब कि दोनों d हो रहा है, यानी कि -k और -2 को सॉल्व करेंगे तब पर भी d आएगा और -2k + 4 को सॉल्व करेंगे तब पर भी d आएगा। तो इसका मतलब, अच्छा इससे पहले समझो एक टर्म, यदि a इक्वल टू A1 है या ऐसे नहीं, यदि a इक्वल टू B है और a इक्वल टू C है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू C होगा। सोच समझ कर बताना क्या ये चीज हम बोल सकते हैं या नहीं, सोच समझ कर बताना ये बात, क्या ये बात हम बोल सकते हैं हाँ या ना, क्योंकि भाई a जो है b के बराबर भी है और a जो है c के बराबर भी है, तो b और c आपस में तो इक्वल होंगे ही, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि जब इस तरीके से k - 2 d के भी बराबर है, d के बराबर है और -2k + 4 भी d के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के वैल्यू क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, यानी कि -k - 2 इक्वल टू -2k + 4 है ना। अब यहाँ से k वाले को एक साइड कर लो, तो यहाँ से 2k - k इक्वल टू 4 + 2, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 मिल गया बिना d सब्सटीट्यूट के डायरेक्टली। ठीक है ना, तो ये चलो SW भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a एंड b
सो डैट नंबर आर इन AP, ए और बी फाइंड करना है, ये AP में हो जाए। क्या क्या दिया है, A7 B23, ये क्या चीज़ में है, AP में है, तो हमें A और B बता दो। तो वही चीज़ यूज करेंगे, D वाला। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D होगा। ठीक, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D होगा। तो इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D होगा। या वैसा मान लें कि ये D1 है तो ये D2 है तो ये D3 है। यदि ये AP में है तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 होगा। तो D1 जब लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, A-7। D2 लिखने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 7 - B। और D3 जब लिखने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, B-23। कोई दिक्कत नहीं, हमसे A और B स्पेशली पूछा है ना। तो और ये जो है, यदि AP, ये भी बता दिया है कि AP है, तो यदि AP है तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A-7 इक्वल टू, इसको देख के लिखना, यदि ये AP बोल रखा है हमसे तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो आपस में इक्वल होंगे तो D1 क्या है, A-7 इक्वल टू D2 क्या है, 7 - B, D3 क्या है, B-23, आपस में इक्वल है। तो अब यहाँ से पेयर बना के अपना सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को पहले देखो, तो 7 - B इक्वल टू B-23, तो भाई कैंसिल होता हुआ दिख गया, नहीं नहीं कैंसिल तो नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ से 7-23 को इस साइड भेजो तो +23, और इधर B + B, डैट इज ये कितना हो गया, 30 इक्वल टू 2B। तो B इक्वल टू क्या हो गया, 15। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ना, B तो हमें मिल गया, अब A निकालने के लिए इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ से A-, क्योंकि A तो एक ही टर्म है, 7 - B, यहाँ से A-7 इक्वल टू 7 - B कितना है, 15, यानी कि A इक्वल टू 7 + 7 - 15, A इक्वल टू कितना आ गया, 14 - 15, A इक्वल टू आ गया -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही कॉन्सेप्ट, अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं एक ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, और D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, यही वाला, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस वाला। कॉमन डिफरेंस यानी कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम अभी तक सभी क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए आए हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अभी तक नहीं फंसे हैं। तो D इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D तो हमारा कॉमन, यही अभी तक सारे में यूज करते हुए आए हैं, है ना। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, और इसका यूज क्या किए हैं हम, कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेन है कॉन्सेक्यूटिव टर्म। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये इसका नाम जो हम यूज कर रहे हैं मेन यही है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म। ऐसा नहीं कि पहला पांचवा, नहीं, पहला दूसरा पांचवा छठा सातवां आठवां, कॉन्सेक्यूटिव वाले टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये दूसरा बात याद रखना, कांस्टेंट वाला, कि कांस्टेंट होता है बस। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है भाई, तो ये है, लिखना भी जरूरी है, ये AP की बात हो रही है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि AP की ही बात हो रही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो डैट दिस आर इन AP, ये बताना है कि AP में है, तो कॉमन डिफरेंस शो कर देंगे कि इक्वल है। चलो शो डैट करके दिया है तो बता ही देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास मतलब ये नहीं था। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, D वाला। क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी सेम है। दोनों के बीच का डिफरेंस यदि सेम हो गया, इसका मतलब कि AP है। एक तरीके से हमें 3 टर्म दे रखा है AP का,
ये तीनों क्या चीज़ में है, एपी में है। तो बताओ कि ये एपी, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों एपी में है। तो ये तीनों टर्म, हमें 3 टर्म दे रखा है, एक ये, ठीक, एक टर्म ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक लास्ट वाला ए प्लस बी स्क्वायर। यदि ये तीनों टर्म एपी में होंगे तो इनके बीच का डिफरेंस यदि D1 है, सॉरी D है, तो इसके बीच का भी डिफरेंस क्या हो गया, D होना चाहिए। यदि एपी में होगा तब, इफ दे आर इन एपी देन D, यानी कॉमन डिफरेंस विल बी सेम बिटवीन, D विल बी सेम बिटवीन एनी टू टर्म, किसी भी दो टर्म के बीच का जो D है वो सेम होगा। तो चलो पहले D निकालते हैं। तो D इक्वल टू पहले वाले टर्म के लिए ऐसा करते हैं ना कि D1 D2 मान लेते हैं, D1 D2, ठीक है। तो D विल बी सेम, D तो क्या होता है, यदि AP होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको D नहीं लिख के हम इसका कॉमन डिफरेंस टर्म यूज कर लेते हैं। यदि इफ दे आर इन AP देन कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, इसका मतलब कि D1 इक्वल टू क्या होगा, D2। ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो D1 इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से D1 इक्वल टू क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमें कैंसिल होता हुआ क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से माइनस बी, ये 0 हो गया। तो यहाँ से D1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2ab। D1 इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। अब आते हैं D2 के ऊपर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये बी स्क्वायर से ये 0 हो गया कट के, ठीक। यहाँ से D2 इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए। लेकिन अब तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया भाई, मामला गड़बड़ फंस गया, हो गया ना दिक्कत। यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस ए आ रहा है, D2 इक्वल टू क्या गया, यानी कि D2 इक्वल टू ए कॉमन लोगे तो a माइनस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ऑफ 2ab आ रहा है। जानते हो ये कहाँ गड़बड़ हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखने में हमने गड़बड़ी किया है, ये इसका स्क्वायर है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, ठीक है, इसीलिए ये हाँ यहाँ पे गड़बड़ आ गया है, इसका स्क्वायर है ये, ठीक ना, इसका स्क्वायर है। तो ये जो माइनस का इधर वाला टर्म है इसको अभी रहने देते हैं, इसको भी ओपन करेंगे। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा इस तरीके से। अब माइनस साइन के साथ ओपन करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें क्या मिला कि D2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab। अब हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, D1 इक्वल टू D2, तो यानी कि AP हो गया ये। इस तरीके से करना था, सेम कॉन्सेप्ट तुम लोग देख रहे हो कि हर जगह अभी तक जहाँ जहाँ क्वेश्चन किए हम लोग, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूज रहा है, D वाला।
ये देखो दे रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, इट्स 10th टर्म इज फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, वो पी दे रखा है और कॉमन डिफरेंस क्यू है, तो हमसे बोल रहा है कि 10th टर्म यानी कि A10 क्या होगा। तो हम लोग nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। हमसे कोई बोले कि nth टर्म फाइंड करो तो हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10वां टर्म। तो a क्या है p प्लस n क्या है 10वां है तो 10 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है q, तो A10 क्या हो जाएगा, 10वां टर्म क्या हो जाएगा p प्लस 9q, तो p प्लस 9q 10th टर्म यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 का सोल्यूशन हो गया। 14 के लिए दी नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, यानी कि इसका नेक्स्ट टर्म में फाइंड करना है। तो एपी कुछ इस तरीके से दे रखा है, √7, √28, √63, और हमसे एक इसके जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म पूछ रहा है। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक इसको लिख सकते हैं, तो बस इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। यदि हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो 63 में उसको ऐड कर देंगे प्लस डी, इसमें उसके बाद यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू √7 माइनस √28, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। अच्छा, 28 को 7 4 जा 28 लिख सकते हैं, 7 इंटू 4। तो यहाँ से देखो √7 तो कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट यानी 4√7, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया। इसी को हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो यदि हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 63 में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि √63 में हमें √7 इंटू 1 माइनस 4√7 ऐड करना पड़ेगा, यानी प्लस √7 माइनस √28 होगा ये। अच्छा, तो ये 7 9 जाता यानी कि 9 इंटू 7 प्लस √7 माइनस 4 इंटू 7, ये तो रूट में है। ओहो देखो यहाँ गड़बड़ हो गया यार, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, वेरी मिस्टेक, बहुत बड़ा गलती हो गया। देखो क्या करना है, डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस 28 माइनस √7, ठीक है। तो d इक्वल टू अंडर रूट में 7 इंटू 4 लिखेंगे ना, माइनस ऑफ √7, तो यहाँ से d इक्वल टू √7 कॉमन आएगा, तो पता है क्या अंदर में √4 माइनस 1, यानी कि d इक्वल टू √7 इंटू 4 को क्या लिख देंगे 2 माइनस 1, यहाँ से d इक्वल टू √7 इंटू 1, तो d इक्वल टू √7 मिल गया। अब इसमें ऐड कर दो, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के लिए d क्या आ जाएगा √7, है ना, और फर्दर इसको 7 9 जा प्लस √7, ठीक है। और यहाँ से √7 कॉमन आएगा, तो √9 प्लस 1 दैट इज √7 इंटू √9 प्लस यानी कि 3 प्लस 1, यानी कि √7 इंटू 4, यानी कि 4√7, और 4 को रूट के अंदर ले जाने के लिए 4 का स्क्वायर इंटू 7, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो सेम चीज़ हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 7, यानी कि 112।
समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से था। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 112, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ये है एपी। पहले हमें क्या लिखना, पहले तो सीक्वेंस हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो 3 है जो 3 से डिवाइड होता है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ऐसे बहुत सारे टर्म आते जाएंगे। हमें क्या पता कहाँ तक जाएंगे, वही तो फाइंड करना है। मान के चलो कि nth टर्म तक गया, हमें पता नहीं है nth टर्म। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हो सॉरी 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, फिर से ध्यान दो, 2 डिजिट नंबर हमसे बोल रहा है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि 12 से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए। हमें तो लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि लास्ट 2 डिजिट वाला क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट वाला क्या होता है 3 डिजिट के लिए। ये तो nth टर्म तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा लास्ट टर्म क्या होगा 2 डिजिट का, जो 3 से डिविजिबल हो। तो हमें किसी भी तरीके से इसका लास्ट टर्म फाइंड करना होगा, तभी तो जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लो कि तो इन्फिनाइट nth टर्म है, ठीक है, ये इन्फिनिटली कहाँ तक है nth टर्म है, लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट वाला चाहिए। तो अब 2 डिजिट वाला लिखो, 12 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 15, इसके बाद 18, इसी तरीके से ये लास्ट टर्म हमें चाहिए। तो अच्छा, लास्ट टर्म हमारा 2 डिजिट का 99 होता है, उसके बाद तो 100 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो लास्ट टर्म जो 3 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट में कैसे, कितने इतने टोटल नंबर है 99 है, और 99 हमारा ऑलरेडी क्या होता है डिविजिबल होता है। 99 2 डिजिट भी है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला भी है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये डिविजिबल है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कितने होंगे, तो यही n फाइंड करना है कि जो 99 है वो कौन से टर्म पे है। क्योंकि कैसे हम यहाँ बोल रहे थे कि टोटल nth टर्म है यहाँ पे, तो n टर्म कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल n हमारे पास है नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते 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 ये n पे आया होगा। तो उसी तरीके से हमें पता चले कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, से इस टर्म पे आएगा, यानी कि उतने ही टर्म होंगे टोटल। क्लियर है। तो हमें तो लास्ट टर्म पता चल गया है, तो हम डायरेक्टली क्यों ना an लगा दें। an इक्वल टू हमारे पास 99 है, nth टर्म यहाँ पे कौन सा है 99। हमें nth टर्म नहीं पता है, हम अज्यूम कर लिए हैं कि ये nth टर्म है, और nth टर्म हमारा क्या है 99, यानी nth टर्म कहने का मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99 है। an इक्वल टू यही ना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो ए तो क्या होता है फर्स्ट टर्म, डेट इज 12 है यहाँ पे, और एन ही फाइंड करना है, यही तो नहीं पता है, और डिफरेंस भी पता है, माइनस करो a2 माइनस a1 डेट इज 3। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिफरेंस हमेशा कैपिटल माइनस स्मॉलेस्ट लेते हैं। जब कभी भी तुम डी लिखोगे, वो तुम जैसे कि a2 माइनस a1 ही लेना, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, a2 माइनस a1 लेना, डिफरेंस हमेशा बड़े वाले माइनस छोटे वाले टर्म करना, ठीक। तो डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि क्यों करेंगे बड़े वाले में से, क्योंकि भाई 12 के बाद 15 आ रहा है, तो 12 में क्या हम ऐड किए हैं कि 15 आया है, तो ये ना कॉमन डिफरेंस बताता है हमें, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला लेते हैं, पॉजिटिव वाला नहीं लेते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो a2 माइनस a1 होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 99। तो 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9।
प्लस 3n इक्वल टू 99, 3n इक्वल टू 99 माइनस 9, 3n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 30। तो टोटल कितने टर्म है? 30 टर्म है। तो टोटल ऐसे कितने टर्म हैं जो है ना 3 डिजिट से डिविजिबल है? 30 नंबर्स हैं ऐसे। टोटल कितने नंबर है? टोटल 30 नंबर्स हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल होंगे। बात क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस -4 है एंड 7th टर्म इज 4, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। देखो सीधा साधा दे रखा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है और 7th टर्म दे रखा है। 7th टर्म कहाँ गया रे भाई? 7th टर्म दे रखा है कि 4 है, तो हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। 7th टर्म दे रखा है 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। और हमसे पूछ क्या रहा है? तुम फर्स्ट टर्म बता दो, तुम पहला टर्म बता दो, ये ना पूछ रहा है। हाँ जी, तो इजी है भाई, हमें 7वां टर्म पता है, हमें 7वां टर्म पता है। तो 7वां टर्म हमें पता है तो पहले तो हमें an कोई nth टर्म पता है होता है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। यदि हमें कोई nth टर्म पता होता तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो हमें 7वां टर्म पता है, यानी कि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a7 जो है, अच्छा a7 तो हमें पता है, a7 क्या है 4, तो उसकी जगह 4 पुट कर दो। a नहीं पता है, यही तो पहला टर्म होता है, यही a1 को हम लोग a भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यही पहला टर्म होता है हमारा, प्लस 7 माइनस 8, ये क्या हो गया? 7 माइनस 1 ना होगा, n माइनस 1 होता है, तो 7 माइनस 1 दैट इज 6, और d हमें पता है -4, तो 4 इक्वल टू a माइनस 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 24 इक्वल टू a, दैट इज 28 इक्वल टू a। तो हम यहाँ से क्या कर लिए? अपना पहला टर्म फाइंड कर लिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया? फर्स्ट टर्म इज 28। हो गया इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच दिस इज इक्वल टू ए? कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। हमें क्या दे रखा है कि इक्वेशन दे दिया है a21 माइनस a7 इक्वल टू 84 है। कोई बात नहीं है, तो है। a21 को क्या लिख देंगे? ये फार्मूला के ध्यान में रखते हुए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले को ध्यान में रखते हुए बताओ तुम a21 को क्या लिखोगे? a लिखेंगे भाई, पहला टर्म वो तो पता नहीं है। n माइनस 1, n क्या है? 21 माइनस 1, और d भी नहीं पता है हमें, माइनस, ये तो हो गया, इसका कहानी खत्म। दूसरे वाले 7 वाले के लिए, इसके लिए भी लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, n क्या है? 7 है, माइनस 1, d भी नहीं पता है। और एक पर्टिकुलर AP के हैं a21 और a7, ये किसी एक ही AP के दो टर्म है, ठीक है। कोई एक AP है, उसी का दोनों टर्म है। तो भाई जो डिफरेंस इसका होगा वही कॉमन डिफरेंस इसका भी होगा। जो कॉमन पहला टर्म इसके लिए होगा, ए इसके लिए भी वही होगा, क्योंकि एक ही AP के दोनों टर्म है ना। तो इस चीज को भी समझना है। तो इक्वल टू कितना दिया है? 84। तो इसको अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20d माइनस a प्लस 6d इक्वल टू 84। a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 84। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a और a कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो गया और बच गया क्या चीज? 20d माइनस 6d इक्वल टू 84, दैट इज 14d इक्वल टू 84। तो d इक्वल टू 84 बाई 14, इसको कैंसिल आउट करो, 2 7 14,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो गया 6। और हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, तो ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम इंड। ठीक है, इंड से फाइंड करना चाहे, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। एपी क्या दिया है 5 9 13। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जो एपी है हमारे पास वो क्या है 5 9 13, 5 9 13 और लास्ट टर्म है हमारे पास 185। ये क्या चीज़ में है, एपी है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये एपी है। और हमसे फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द इंड, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 9th टर्म फ्रॉम इंड, पीछे से 9th टर्म। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि nth टर्म फ्रॉम इंड जो होता है, यदि m नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हैं, इसमें कोई एक एपी है, ठीक है, और उसमें टोटल m टर्म है, और हमसे पूछे कि उसमें nth टर्म क्या होगा इंड से, तो m माइनस n प्लस 1 nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये होता है। अभी हम पढ़ के आए ये फॉर्मूला, पढ़ के आए हैं ये वाला। तो फाइंड करो, हमसे 9th टर्म पूछा है, यानी कि 9th टर्म फ्रॉम इंड, कहने का मतलब हमें तो भाई अभी पता भी नहीं है कि इसमें टोटल कितने टर्म है। पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको m ही रहने देते हैं फिलहाल। n तो पता है, इतना टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, और m यहाँ से निकलेगा कि ओरिजिनल जो हमारा एपी उसमें टोटल कितने टर्म है, वही तो m है। तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें लास्ट टर्म पता है, तो हमें mth टर्म पता है कितना है, वो 185 है। तो इसके लिए फार्मूला लिखोगे जब, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 185। पहला टर्म तो पता है वो 9 है, m माइनस 1, डी कितना है देखो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए करोगे ना a2 माइनस a1, तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इक्वल टू 185। ठीक है, यहाँ से 9 प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 185। फिर यहाँ करोगे तो 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4m इक्वल टू 185। 4m इक्वल टू 185 माइनस 5, 4m इक्वल टू 180, m इक्वल टू 180 बाई 4। यहाँ से ये कैंसिल होते होते क्या बच जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें मिला m इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिला, m इक्वल टू 45, यानी कि 45th टर्म है इसमें। तो ये जो हमें चाहिए था, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो 9th टर्म फ्रॉम द इंड क्या हो जाएगा, 45 माइनस 9 प्लस 1th डेट इज ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 9 करो तो 16 में से 9 हो गया 7, 37th टर्म है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 37th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कोई दिक्कत, माइनस कर लो, 45 प्लस 1 46 होगा, और 46 में से 9, तो ये कैरी आएगा 16 दैट इज 7, और ये 37। ठीक है ना,
तो अब तो इजीली फाइंड कर लेंगे, यानी कि अब शुरू से हमें पता चल गया कि शुरू से हमें 37 टर्म फाइंड करना है और टोटल टर्म कितने हैं 45 है। यदि ये 45 से ज़्यादा आ जाता ना तब हम समझ लेते कि कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं। ठीक है, टोटल हमारे पास एक एपी ऐसा एपी है जिसके पास टोटल टर्म कितने हैं 45। उस एपी का बोल रहा है कि 37th टर्म फाइंड करके बताओ। तो इस एपी का 37th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डेट इज 37 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है इस एपी का 4, तो ये हो जाएगा ए कितना है 5, ए 5 है। अरे यार देखो गड़बड़ हो गया, हमने ए को 9 ले लिया है जबकि है तो 5 ये। देख लिए कैसे गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तब भी गड़बड़ पता नहीं चला। ठीक है, वो नहीं दिख रहा था ना क्योंकि यहाँ 5 जो है ज़्यादा एपी के साइड चला गया है। कुछ इस तरीके से रहेगा तो हमें क्लियरली दिखता। क्या समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, क्वेश्चन क्लियर कट लिखा करो। नहीं तो यहाँ से क्या हो 5 माइनस 4 डेट इज़ 1। तो यहाँ से 4m इक्वल टू क्या लिख देंगे 184 माइनस होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 184/4 डेट इज़ 4 4 जा 16 और 2 24 4 6 जा 24। तो m इक्वल टू क्या हो गया 46। इस m को अब यहाँ पुट कर देंगे तो 46 माइनस 9 प्लस 1 यही टर्म है। तो यानी कि 46 प्लस 1 47 में से 9 माइनस करो तो 17। एक मिनट माइनस करो तब तक इसको। तो ये तुम्हारा आएगा 8 3 38। ठीक है, तो 38 टर्म कहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग से। तो यानी कि A38 फाइंड करो भाई। अब तो A38 क्या हो जाता है a प्लस यानी कि 5 प्लस n माइनस वन डेट इज 38 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है 4 है, यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है ना। तो यहाँ से A38 हम क्या बोल देंगे 5 प्लस 38 इंटू 4 माइनस 4। यहाँ से 5 प्लस ये 4 8 जा 32 3 4 3 जा 12 3 15 माइनस 4। यहाँ से 5 माइनस 4 1 प्लस 152 डेट इज ये 153। यानी A38 टर्म जो हो गया वो 153 आया। बात क्लियर है? तो हम क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिए, 17 भी कर लिए। 19 टर्म क्या बोला 25th टर्म फाइंड करो इस एपी का। तो भाई इस एपी को देखते हुए तो ए हमें पता चल गया -5 है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे कैसे -5/2 A2 माइनस A1 ये करके। जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद 25th टर्म चाहिए तो A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू यहाँ से D। तो ये तुम फाइंड कर लेना। क्या सब चीज़ तो हम कर दिए, A-5 बता ही दिए, D तुम्हें ये माइनस कर देना है A2 माइनस A1, बाकी A और D इसमें पुट कर दो। ठीक है, अच्छा ये आता है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n these are the AP these and these are same। अच्छा दो AP है, एक ये है एक ये है। क्या nth टर्म लें कि दोनों का जो यानी दोनों AP सेम हो जाएगा, कितने टर्म होंगे। ठीक है, तो दोनों AP को लिखते हैं। मान लो कि AP1 जो है हमारे पास वो कुछ ये है 9 7 5 इस तरीके से है ना, और AP2 को हम यहाँ लिखते हैं या यहीं पे लिखते हैं इसको। और AP2 जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके का है 15 12 9। ठीक, दोनों घटते जा रहा है, कमता जा रहा है। ये दोनों AP सेम बोल रहा है कि सेम होना चाहिए।
सेम क्या, सम सेम होना चाहिए कि, वही तो बात होता है कि सम ही सेम होना चाहिए क्या। ये तो क्लियरफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपी दिसम। अच्छा, nth टर्म ऑफ एपी सेम होना चाहिए। कौन सा ऐसा टर्म है कि दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे कि पहला टर्म तो दोनों का सेम नहीं है, दूसरा टर्म भी सेम नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा। हो सकता है कोई nth टर्म दोनों सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे यदि एक आए तो यहाँ पे भी एक आ जाए, उस तरीके का कंडीशन, यानी कि बात समझ में आ गया, दोनों सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे भी तो पहला टर्म इसका पहला टर्म इसका सेम है क्या, नहीं। दूसरा टर्म इसका दूसरा टर्म इसका सेम है कि नहीं, नहीं सेम है। तो ये बोल रहा है ना कि एक ऐसा टर्म आएगा AP1 और AP2 में, दोनों सेम टर्म पे होगा। यानी यदि ये 10वां टर्म पे होगा ना यहाँ पे, तो ये भी 10वां टर्म ही होगा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। उस टर्म का वैल्यू जो उस टर्म पे जो नंबर होगा दोनों में सेम होगा, तो वो फाइंड करना है हमें। तो फर्स्ट तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा AP1 का, ठीक है ना। उसके बाद nth टर्म को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो AP1 के लिए कुछ पहले काम करते हैं। AP1 का यदि a लिखें तो ये 9 है, ठीक है ना। AP1 का हम यदि d लिखने की बात करें तो A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2, तो d -2 हो गया, ठीक है जी। AP2 के ऊपर आओ, इसका a कितना है, 15 है। देखो डिफरेंस निगेटिव आया है, देखो दिख भी रहा है कि 9 में -2 करोगे तो 7, 7 -2, क्योंकि कम होते जा रहा है AP हमारा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। A2 माइनस A1, बड़े नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, टर्म की बात कर रहे हैं। A2 माइनस A1 और डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 15 दैट इज -3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि nth टर्म इक्वल हो जाए। हमें तो पता नहीं है कौन सा nth टर्म है, 5वां की 6ठा की 10वां की 12वां 13वां, कौन सा टर्म इक्वल है, पता है क्या, हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं ना कि nth टर्म दोनों में इक्वल है। लेट nth टर्म विल बी इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि AP1 का nth टर्म, AP1 का nth टर्म इक्वल होगा AP, इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा, AP2 के nth टर्म के। यानी कि AP1 का nth टर्म जब लिखने जाएंगे तो हम a प्लस n-1 इस फॉर्मूले के ऊपर लिखो, ठीक है। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो AP1 का nth टर्म क्या होगा, a प्लस, तो a क्या है 9, यहाँ से देखो a प्लस n-1, nth टर्म में फाइंड करना है। d क्या है -2 इंटू -2, ये किसके इक्वल होगा, तो nth टर्म ऑफ AP2 के। तो nth टर्म ऑफ AP2 क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a यहाँ 15 है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है -3। बस यहाँ से n निकल जाएगा, वही हमें चाहिए था। तो 9 प्लस यहाँ से ओपन करोगे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -2n प्लस 2 इक्वल टू 15 प्लस -3n प्लस 3, तो 9 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 15 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है ना। 3n को इस साइड कर दो तो 3n माइनस 2n इक्वल टू 15 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 9, 3n माइनस 2n दैट इज n, यहाँ 18 माइनस 11, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, n इक्वल टू क्या हो गया 7। तो 7वां टर्म दोनों में क्या होगा, सेम हो जाएगा। बात क्लियर है। AP उतना ये नहीं है, ठीक है ना, सिंपल जो पढ़ाया जाए जो बताया जाए वही काफ़ी है, ठीक है ना। जैसे 21 बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज EA, यहाँ पे क्या कर दिया है, तुम्हें सीधा an का वैल्यू ही दे दिया है ना। और an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू 49/2 है। तुम यहाँ से n नहीं फाइंड कर सकते हो, इजिली कर लोगे। d और a तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, 21 हमें दे रखा है कि
ए पी दे रखा है हमें, है ना, ए पी दे रखा है -11/2 -3 -1/2, यही है, -11/2 -3 -1/2 -3 -1/2। और हमसे बोल रहा है ना कि 49/2 जो है कौन सा टर्म है, ये 49/2 कौन सा टर्म है। तो भाई हमें क्या पता कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 49/2 बी nth टर्म। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/2। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, और ये किसके इक्वल है 49/2 के। तो इसके लिए हमें ए चाहिए होगा, तो ए तो हमारे पास है, क्या है -11/2 प्लस एन नहीं पता है, वही तो चाहिए हमें कि कौन सा टर्म है ये। टी हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा -3, माइनस करो क्या चीज़ 1, तो -3 प्लस 11/2, यहाँ से 2 एलसीएम लो तो -6 प्लस 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 होगा ना, 5/2। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिला 5/2 इक्वल टू 49/2। ठीक, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो 11/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस, अच्छा यहाँ पे भी रुक जाओ, कांस्टेंट वाले को साइड भेज देते हैं, जैसे कि n-1 है ना इंटू 5/2, इसको रहने देते हैं, और 49/2 माइनस में इधर है तो प्लस में 11/2, n-1 इंटू 5/2 इक्वल टू 2 एलसीएम में आ जाएगा, और 49 प्लस 11, यहाँ से n-1 इंटू 5/2 इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 0, 60/2 होगा। अब यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं, इस 2 से यस 2, और यहाँ 5 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज n इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा 21 का। बात क्लियर है। 22 देखिए, डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 5। हमें उस एक एपी को डिटरमाइन करना है, ठीक है, हमें एपी लिखना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 5 है, और सेवेंथ टर्म क्या है 9th है। कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक कोई एपी है, हमें कुछ नहीं पता है कि एपी है क्या, ये कोई एपी है, यही हमें फाइंड करना है एपी, A2 A3 इस तरीके से कोई एपी है। इस एपी का हमें तीसरा टर्म दे रखा है डेट इज 5, और इस एपी का 7वां टर्म दे रखा है डेट इज 9, और हमसे बोल रहा है कि तुम इस चीज से हमें इस एपी तक पहुंचाओ, यानी एपी फाइंड करके दो। तो भाई हम फाइंड करके देंगे, यदि पूछ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है फाइंड करना। तो A3 इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपल देखो, जहाँ भी एन टाइप का कुछ दिखे तो वहाँ तुरंत उसको ओपन करने की कोशिश करो इस फार्मूले पर, nth वाले पे। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1, n-1 क्या है 3-1 इंटू डी, ठीक है, और A3 हमारा क्या चीज़ है 5 है, A3 इक्वल टू 5 है। अच्छा एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, ये तो गिवन है हमें। यहाँ पे A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस यानी पहला टर्म n-1 दैट इज 3-1 इंटू डी, और ये 5 के इक्वल है। यहाँ से a प्लस 3d, सॉरी 3d कहाँ से हो गया भाई, 3-1 2d इक्वल टू 5 हो गया। ये मान लो कि हमारा पहला इक्वेशन है ये, ठीक है जी। और दूसरा हमें ये गिवन है कि A7 9 है, A7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9, यानी a प्लस 6d इक्वल टू 9। ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। देखो दो इक्वेशन है और दो अननोन है a और d, तो इजीली फाइंड कर लेंगे a और d। और जब कब हम a और d फाइंड कर लेंगे तो AP का एक जनरल टर्म ये भी होता है कि पहला टर्म यदि a है, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, चौथा टर्म होता है a प्लस 3d, यानी d ऐड होते जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ध्यान में बैठा लो कि AP का जनरल टर्म कुछ इस तरीके से भी होता है ना। तो अब ए और सॉल्व करो, देखो इजीली हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2 करने की कोशिश करते हैं, 2 माइनस 1 करने की कोशिश करो, 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 6d इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 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 के कारण से ये पहला वाला कट गया, a माइनस a है ना। यहाँ से 6 माइनस 2 डेट इज 4d और इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 भी 5 भी 4 होगा। यहाँ से d इक्वल टू क्या मिल गया, 4/4 डेट इज 1। और इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में तुम सेकंड में भी पुट कर दोगे तब पर भी वैल्यू सेम आएगा। तो a प्लस 2d 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज a इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ a इक्वल टू मिला 3, यानी पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ है, 1 का। तो हमारा AP क्या हो जाएगा, a यानी कि 3, दूसरा टर्म a प्लस डी दैट इज 4, 3 प्लस 1, उसके दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा टर्म a प्लस डी दैट इज 3 प्लस 1, नेक्स्ट वाला a प्लस 2d, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला क्या चीज़ हो जाएगा, a प्लस 3d, 3 इंटू 1। इसी तरीके से हमारा AP कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, से 7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, यही AP हमसे पूछ रहा था कि डिटरमाइन करो AP को, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 ऑलरेडी करा हुआ, विच टर्म ऑफ AP विल बी इतना 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्या बोल रहा है भाई, विच टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि 21st टर्म से जो 21st टर्म है उससे 120 ज्यादा कौन सा टर्म होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, वो चीज पूछ रहा है। और सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 23 AP दिया है, हमें AP दे रखा है। AP क्या दिया है, 3, 15 था ना, 15, 27, 39 इस तरीके से था, 15, 27, 39, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, यानी कि 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो ये कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का कौन सा वो टर्म है जो कि इसके 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है। जैसे कि हम पूछ देंगे ना कि जो 39वां है, ये 39 जो है ये कौन सा टर्म है, तो तुम बोलोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा टर्म है ना। तुम बोलोगे कि ये चौथा टर्म है। हम पूछेंगे तुम बताओ 27वां कौन सा टर्म है, तुम काउंट करोगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा टर्म है ये। तो उसी तरीके से ये पूछ रहा है मेरे से, उसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये एक टर्म है, उसी तरीके से नंबर जैसे 3, 15, 27, 39 है ना, उसी तरीके से ये भी एक नंबर है इस AP का, कोई एक टर्म है। और इसी टर्म के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है, तो हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो विच टर्म, मान लेते हैं कि nth टर्म है,
मान लेते हैं क्या चीज, nth टर्म है। तो 21st टर्म तो हम फाइंड कर लेंगे इस AP से। तो A21 क्या है वो तो फाइंड कर लेंगे ना हम, A प्लस n माइनस वन इंटू डी से। A क्या है 3 है यहाँ पे, प्लस n माइनस वन डेट इज 21 माइनस वन इंटू डी क्या होगा A2 माइनस A1 डेट इज 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 इंटू 12, 3 प्लस 20 इंटू 12 क्या हो जाएगा 3 प्लस 240 दैट इज 243। तो 21st टर्म जो आया हमारे पास निकल के वो 243 है। तो अब हमारा nth टर्म पता है क्या हो जाएगा 243 प्लस 120, ठीक। तो nth टर्म हमारा क्या हो गया 3 और ये हो गया 6 है 3। तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि n बता दो कौन सा टर्म है वो। तो nth टर्म क्या लिख देंगे हम, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 363। a पता है हमें, a क्या है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी हमें पता है 12 इक्वल टू 363। यहाँ से हम n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू क्या लिख देंगे 363 माइनस 3, n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 360, n माइनस वन इक्वल टू 360 बाई 12, 360 बाई 12 को कैंसिल करोगे तो 12 3 जा 36 एंड 30, n माइनस वन इक्वल टू 30, n इक्वल टू 31। 31 पता है ना कैसे हो गया 30 प्लस 1, यहाँ से n इक्वल टू क्या हो गया 31 डेट इज 31st टर्म है। ये कौन सा टर्म हो गया 31st टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया 31st टर्म्स, ठीक है। तो यदि इसी तरीके से यदि चाहोगे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, यदि इस पे कमेंट अच्छे खासे आ जाए, ठीक है ना, अच्छे खासे कमेंट, यदि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, है ना, कमेंट करो, तो और भी हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, यदि कोई नहीं देखे। तो यदि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, लाइक आए, कमेंट आए, तो और भी हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे, है ना, बोर्ड क्लास 10th में आए हुए हैं, सारे PYQ हैं। और भी हमारे पास है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये तो अभी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट वाला MCQ किए हैं, लॉन्ग वाला भी है हमारे पास, और भी शॉर्ट आंसर के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक ना। तो वो सब भी हम करेंगे यदि अच्छे खासे कमेंट आएगा, व्यू आएगा तो, ठीक है। तब तक के लिए इसको यहीं पे रोक के रखते हैं, है। हो सकता है तो यदि कमेंट आएगा तो इसी का आगे फर्दर वीडियो आएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। क्या करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे, यदि कमेंट नहीं आया तब, अच्छे खासे व्यूज नहीं आए तब, है ना, ठीक है।